Atal Setu is really a challenging and mega project of India because ये जो हमारा भारत का सबसे लंबा समुद्रिक ब्रिज है 21.8 किलोमीटर लॉन्ग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और पूरा वर्ल्ड में ये 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज है, समुद्रिक ब्रिज। तो इसका जो पैकेज 1 है जो मेनली अरेबियन सी क्रीक के ऊपर से है, वो मोस्ट चैलेंजिंग था। ग्राउंड सरफेस में जब वो आते हैं, पहुंचते हैं, वो तरंग का हम दो हिस्से में बांटते हैं। हम बोलते हैं बॉडी वेव्स या सरफेस वेव्स। तो अंदर जो ट्रैवल करते हैं अर्थक्वेक का तरंग, उनको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। जब वो ग्राउंड सरफेस के नज़दीक आते हैं, हम उसको सरफेस वेव बोलते हैं। लिक्विफेक्शन क्या है? वो एक फिनोमेनन है जिसमें आपका वो सॉलिड जो मिट्टी है, सॉलिड सॉइल मटेरियल, वो फ्लूइड के जैसे हो जाएगा, मतलब पानी जैसे हो जाएगा। जैसे हम अर्थक्वेक में भी बोलते हैं, लैंडस्लाइड में भी बोलते हैं। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड नेवर किल्स पीपल। इट इज़ ओनली आवर बैड प्रैक्टिसेस, बैड कंस्ट्रक्शन एंड बैड हैबिटेंट प्रैक्टिस जिसमें ये लॉसेस होता है। तो जैसे लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक मतलब आपका खुले डेजर्ट में हुआ या दूसरे जगह जिधर कोई हैबिटेंट्स नहीं है, कोई लोग नहीं रहता है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है। करेक्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब ने अभी हाल ही में हुए एक भूकंप के बारे में सुना होगा जिसने नेपाल और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास भी कई भूकंप आते रहते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये भूकंप क्यों आते हैं? ऐसा क्या होता है पृथ्वी के अंदर जिसकी वजह से भूकंप आते हैं? और क्या आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जिससे हमको भूकंप पहले ही पता चल जाए? या क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी है जिससे हमको ये पता चल जाए कि इस तारीख या शायद इस टाइम ड्यूरेशन में भूकंप आने वाला है? जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर दीपांकर चौधरी, जो आईआईटी बॉम्बे के एक चेयर प्रोफेसर हैं और वो एक फॉर्मर एचओडी भी है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। इसके अलावा वो नेशनल नोडल कोऑर्डिनेटर है बोर्ड 1 के, जो कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के अंडर चलता है। उसके अलावा वो एक चेयरमैन है ऑफ टेक्निकल एडवाइजर कमेटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर एसडीएमए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा वो एक फॉर्मर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है गेट 2021 के और फॉर्मर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयर हैं आईआईटी जेईई 2015 के। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतीक फॉर इनवाइटिंग। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम बात कर सकते हैं इस पॉडकास्ट से ज़रिए में। बिल्कुल। एक्चुअली आपसे पहले हमारे जितने भी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स आके गए हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू होस्ट आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर्स फॉर अस। नाइस टू नो दैट। थैंक यू। अगर मैं आपके करियर की शुरुआत को ट्रेस करना चाहूँ, आप भारत के एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट के मेंबर थे जो कि है अटल सेतु। आप अपनी जब एकेडमिक्स कर रहे थे, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब आपने बीई किया तब आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उसी तरह जब आपने आईआईएससी से आपने एमटेक किया तो वहाँ पे भी आप गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो क्या आपने शुरुआत से ही अपना मन बना लिया था कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही आना है, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस थे आपके पास? अटल सेतु का जो फाउंडेशन है पैकेज 1 का, एलएनटी अप्रोच किए थे, तो फाउंडेशन डिज़ाइन और सिस्मिक डिज़ाइन, मेनली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन जो है उसमें मैं इन्वॉल्व था। और बाकी जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, मतलब पहले तो मैं कभी सोचा नहीं था मैं सिविल इंजीनियर ही बनूँगा क्या नहीं, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मैं बहुत ही एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली में मैं फर्स्ट इंजीनियर हूँ और फर्स्ट पीएचडी डॉक्टरेट भी हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब मैं फैमिली में देख चुका हूँ सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है मोस्टली। तो उस हिसाब से मेरे कुछ आइडिया नहीं था
सिविल इंजीनियर ही बनना है। लेकिन मुझे जो शुरू से मतलब बचपन से स्कूल लाइफ से जो मुझे पसंद था वो था टीचिंग। तो मुझे ये तय था क्या मुझे टीचर ही बनना है। तो टीचर अभी कौन सा फील्ड में कैसे बनेंगे वो बाद में धीरे धीरे जब 10th ख़त्म हुआ उसके बाद 12th ख़त्म हुआ, क्योंकि 10th तक मुझे घर में कोई प्राइवेट ट्यूटर भी नहीं था। उस समय उतना भी प्राइवेट ट्यूटर का चल नहीं था और फैमिली का बैकग्राउंड हम्बल होने के वजह से मेरा मम्मी जो है वही मुझे 10th तक घर में जितना पढ़ाना है मतलब स्कूल के अलावा जो एडिशनल सपोर्ट जो हम बोलते हैं वो घर में ही मिलते थे। मतलब मेरा मम्मी 10th बोर्ड तक मुझे गाइड किए हैं। और उसके बाद 11th 12th में जब मैं साइंस लिया सेम स्कूल में, मैं कलकत्ता का एक अच्छा स्कूल जोधपुर पार्क बॉयज़ स्कूल में पढ़ाई किए है फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। तो वो उस स्कूल से मेरे टीचर्स लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए, क्योंकि विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड एवरीवन्स ब्लेसिंग्स मैं हर एक क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक हर एक क्लास में मैं टॉप कर चुका हूँ। वाओ। तो being always the first boy, teachers used to always love me, and I had a huge respect and thanks to all my teachers and guru. तो उनके वजह से क्या हुआ 11th 12th में मैं जब साइंस लिया, एंड आपको मालूम ही है 11th 12th में साइंस पढ़ने के लिए बिना कोचिंग के आजकल तो कोई सोच भी नहीं सकते, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना हो तो। लेकिन मैंने जैसे बोला हम्बल फैमिली से बिलोंग करने के लिए उतना भी मतलब खासियत नहीं था कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर के पास जाऊं। तो उस टाइम मैं याद कर सकता हूँ मेरा स्कूल का जो उस टाइम हेडमास्टर थे रविंद्रनाथ सोम सर। तो वो सर क्या करते थे, हर साल जो 10th में स्कूल में टॉप करते थे सर 11th 12th में उस स्टूडेंट को 2 साल मुफ्त उनका घर में एडिशनल प्राइवेट ट्यूशन भी देते थे। मतलब स्कूल के अलावा एडिशनल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठने के लिए जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो हर संडे को उनका घर में मतलब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे 1 बजे तक हम उनके गाइडेंस में पढ़ता था। तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। तो इसलिए ह्यूज कंट्रीब्यूशन। इसलिए मुझे पता नहीं अभी आजकल का ज़माना में मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन कोई टीचर ऐसे आते हैं मतलब कोई स्टूडेंट को गाइड करने के लिए कि पता नहीं, लेकिन आई वॉज ब्लेस्ड। आई एग्री कम्प्लीटली। सो आपने अपने एमई और बीई दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी विदेश ना जाकर भारत में ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के पीछे कोई कारण था? देखिए जैसे मैं बताया 11th 12th में साइंस के बाद मुझे तो उतना मालूम नहीं था, फैमिली में भी जैसे बोला मैं फर्स्ट इंजीनियर हूँ, तो इसलिए हम सोचे थे 12th के बाद क्या पढ़ना है। तो हम सिर्फ वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस स्टेट का जो होता है सिर्फ वही एग्ज़ाम दिए थे। हमारे लिए उस टाइम आईआईटी के बारे में सुना थे, लेकिन उतना कुछ खास आइडिया नहीं था मेरा बैकग्राउंड के हिसाब से। तो स्कूल में जितना 1-2 लड़का या फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस करते थे उनको देखा है, उस हिसाब से आईआईटी का नाम सुने थे। तो मुझे मोस्टली जो मेरा इच्छा थे उस टाइम बाद में क्या करेंगे, ठीक है रिज़ल्ट तो अच्छा हो रहा है और हायर सेकेंडरी जो है 10+2 बोर्ड में भी अच्छा रिज़ल्ट आया। तो फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स मोस्टली दीज 2 वर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स 12th में भी। तो मैं सोचा था फिज़िक्स ऑनर्स पढ़ूंगा। क्योंकि फैमिली में भी जैसे नेचुरल साइंस या आर्ट्स में लोग ग्रेजुएट थे, इंजीनियरिंग में कोई नहीं गया था, तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में
कुछ अच्छा, रिलेटिवली अच्छा रैंक आया स्टेट में। तो उसके बाद मैं जो एरिया में कलकत्ता में रहता हूँ उनके नज़दीक यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो उस रैंक में मुझे बाकी दूसरा ब्रांचेस भी मिल रहा था, लेकिन मेरा पापा जो काम करते थे उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट का, वो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, CMD, अभी KMDA नाम है उसका, उस में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में थे। तो उन्होंने देखा उनका जो सेक्टर है उधर चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब सिविल इंजीनियर ही थे। तो उन्होंने देखा सिविल इंजीनियर कैसे होता है, उनका काम कैसे रहता है, तो उन्होंने वो सब देखा। उन्होंने मुझे बोला तुमको इंजीनियरिंग करना है तो अच्छा, मैं सुना है इंजीनियरिंग में अच्छा जॉब मिलता है, तो तुम सिविल इंजीनियरिंग में क्यों नहीं दाखिल होते हो। तो मैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल में भी एडमिशन लिया था और फिज़िक्स में भी एडमिशन का फॉर्म भरा था। तो बाद में फिर दोस्तों से बातचीत हुआ, सबसे बातचीत हुआ, देखा हाँ ज़्यादातर लोग हमारे जो करीब है सब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो मैं सोचा ठीक है, घर के सामने है जादवपुर यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी भी है, तो उधर ही सिविल इंजीनियरिंग में दाखिल किया गया। तो ऐसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई या एरिया या जर्नी शुरू हुआ। और अभी वहाँ से 4 साल मैं सिविल इंजीनियरिंग BE कंप्लीट करने के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में, शुरू में मुझे एक चीज़ में तकलीफ़ हुआ था, मैं वो बताना चाहता हूँ तुमको, और जो व्यूअर्स है उनको भी मालूम चलेगा। हम अभी बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया NEP, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत सारे कॉलेजेस में, NEP 2020। उसमें एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के मतलब पॉइंट भी रखा गया है, क्योंकि हमारे देश में रियली बहुत सारे टैलेंट है जो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर के वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत शुरू में ये फेस किए थे, क्योंकि मेरा फास्ट से स्कूल का जो एजुकेशन था पूरा वर्नाकुलर मीडियम, मतलब लोकल जो लैंग्वेज है बंगाली, मेरा बंगाली मीडियम में स्टडी किया। तो मेरा इंग्लिश का नॉलेज उतना अच्छा नहीं था। और क्लास 12th में मेरा पूरा स्टेट में जो वेस्ट बंगाल स्टेट में उस टाइम में लगभग 3 लाख स्टूडेंट अपीयर होते थे 12th बोर्ड में। तो उसमें मेरा स्टेट में रैंक आया था 30th। तो वो और भी अच्छा हो सकता था, क्योंकि मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब मार्क्स बहुत ही अच्छे थे, ऑलमोस्ट 85 to 90%। उस टाइम में वही टॉपर्स का मार्क्स होता था पूरा स्टेट में। लेकिन इंग्लिश में मेरा बहुत कम आया, मतलब 60% ऐसा कुछ आया था। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश मेरा ऑलवेज़ एक चैलेंजिंग मतलब ज़रिया होता था, लैंग्वेज होता था। बंगाली में मुझे बहुत अच्छा मिला था इंग्लिश से। तो मैं जादवपुर में जब एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, तो फर्स्ट ईयर मेनली फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि टीचर्स लोग सब इंग्लिश में लेक्चर दे रहे और बहुत सारे चीज़ मुझे समझ में नहीं आता था। तो फ्रेंड्स का हेल्प लेके या टीचर्स जो बोल रहे थे मैं रनिंग नोट्स लेता था, लेकिन वो इंग्लिश का नोट्स मैं बंगाली स्क्रिप्ट में लिखता था। तो ऐसे भी मैं बहुत शुरू में पहले साल स्ट्रगल किया, लेकिन टेक्निकल नॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए जब फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट आया, उस टाइम से ही मतलब 8 सेमेस्टर उठाए, आपको मालूम है सभी इंजीनियरिंग में 4 साल में हर साल 2 सेमेस्टर। तो हर एक सेमेस्टर में ही मैं टॉप किया उधर जादवपुर यूनिवर्सिटी में। मतलब ये नहीं कि पूरा 4 साल के टोटल में टॉप, लेकिन हर एक सेमेस्टर में मैं टॉप किया था उधर। सो अगेन थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माय टीचर्स, पेरेंट्स। तो उसके बाद जब मेरा सिविल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट ख़त्म हुआ, तो मैं जैसे बोल रहा था कुछ देर पहले, मुझे शुरू से ही टीचर बनना था। स्कूल में जब मैं पढ़ता था मुझे एक अच्छे से साइंस टीचर बनना था। फिर जब जादवपुर में मैं सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, मुझे एक सिविल इंजीनियरिंग टीचर बनना था। तो अभी उस टाइम हमारे टाइम में सब गेट एग्ज़ाम फ्रेंड्स लोग दे रहे थे,
तो मैं भी गेट एग्ज़ाम दिया है। गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो मास्टर्स डिग्री करने के लिए, मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट में मास्टर डिग्री करने के लिए हम गेट एग्ज़ाम देते हैं। तो गेट एग्ज़ाम मैं 97 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, 93 to 97। तो 97 में मैं जब गेट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ, तब जब रिज़ल्ट आया तो पूरा इंडिया में मेरा गेट में 7th रैंक आया और ईस्टर्न जोन में मेरा रैंक फर्स्ट था। लेकिन हमारा टाइम में सिविल इंजीनियरिंग में उस टाइम बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc बेंगलोर को। लेकिन IISc बेंगलोर में तब एडमिशन का फॉर्म इशू होता था गेट के पहले, मतलब रिज़ल्ट आने के पहले फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ता था। उनका डेडलाइन ख़त्म हो जाता था रिज़ल्ट आने के पहले ही। और आपको इसका जानकारी नहीं था? मुझे उसका कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैसे बता रहा हूँ, और मैं डे स्कॉलर था। मैं जादवपुर में जैसे लोकल होने के वजह से मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, तो दोस्तों से के साथ इंटरेक्शन होता था, लेकिन करियर के बारे में कभी इंटरेक्शन या क्या करेंगे, हम लोग उस टाइम उतना करियरिस्टिक नहीं थे जैसे आजकल का ज़माना में बच्चे लोग हैं। वो बहुत ही अच्छा है, मतलब हम लोगों को उतना जानकारी नहीं था। तो उस टाइम मेरा बहुत सारे जादवपुर यूनिवर्सिटी का टीचर जो है हेल्प किए थे मुझे। जैसे एक टीचर का मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो अभी नहीं है हमारे बीच में, कोविड के टाइम हम लोग उनको खो चुके हैं, प्रोफेसर नितिन सोम। प्रोफेसर नितिन सोम एक रिनाउंड जियोटेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियर रह चुके हैं। इंडिया का फर्स्ट जो मेट्रो रेल है, अंडरग्राउंड मेट्रो, आपको मालूम होगा, वो कलकत्ता मेट्रो है। तो कलकत्ता मेट्रो का डिज़ाइन में वो इन्वॉल्व थे, प्रोफेसर नितिन सोम। तो इसलिए उनका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग जानते थे। और वो पहले जादवपुर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के पहले वो IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे। IIT दिल्ली छोड़ के उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के तरफ से ज्वाइन किए थे। तो ही इंस्पायर्ड मी। प्रोफेसर नितिन सोम मुझे बोले थे ठीक है, और गेट का स्कोर जो है वो 3 साल वैलिड होता था उस टाइम। मतलब मुझे जो स्कोर मिला, मैं 99.84 परसेंटाइल मिला था गेट में 97 में सिविल इंजीनियरिंग, वो 7th रैंक ऑल इंडिया। तो उसमें सर ने बोला जैसे कैंपस में सभी को जॉब मिल जाते हैं, मुझे भी कैंपस जॉब मिल गया, क्योंकि टॉपर होने के वजह से फर्स्ट कंपनी में मिल गया। वो डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड करके एक DCL करके है, वो लोग पावर प्लांट डिज़ाइन में है। Okay. They are very famous actually in India. They have various office, head office being in Calcutta, then Mumbai, Delhi, Chennai में भी उनका ऑफिस है। तो वो सर ने मुझे बोला, प्रोफेसर सोम, दीपंकर डोंट वरी, अगले साल तुम IISc में पढ़ने के लिए जाना, इस बार दूसरे कोई जगह में एडमिशन मत ले लेना। Okay. एक काम करो, तुम्हें जैसे कैंपस में जॉब मिल गया है, जॉब में ज्वाइन कर जाओ, तो 1 साल का तुम्हारा जो इंडस्ट्री एक्सपोजर वो भी हो जाएगा। क्योंकि हम सिविल इंजीनियर जो काम करते हैं वो तो पहले हमारा पढ़ाई है, बुक का नॉलेज वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिविल में हम विजुअलाइज नहीं करेंगे तो उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो भी उनका जो एडवाइस था बहुत ही काम में आया। 1 साल मैं वो DCL में काम किया, कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट में उनका जो हेड ऑफिस है, एज अ ग्रेजुएट डिज़ाइन इंजीनियर। और पावर प्लांट का वेरियस सेगमेंट्स में क्या क्या कंपोनेंट होता है, उसका सिविल डिज़ाइन कैसे होता है, फाउंडेशन डिज़ाइन कैसे होता है, वो सब सीखा उस ऑफिस में 1 साल। फिर 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर मैं पहले ही फॉर्म मतलब निकाल के IISc में दाखिल हुआ। फिर IISc बेंगलोर में मैं मास्टर्स करने के लिए गया। जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने जो अपनी जर्नी में बताया, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट अप टू आपने जब IISc की अपनी ME कंप्लीट की, एवरी ईयर एवरी टर्म आप टॉपर रहे हैं। तो इस कंसिस्टेंसी के पीछे क्या कोई टाइम टेबल था या कोई यूनिक स्टडी मेथोडोलॉजी थी या कुछ और था?
एज सच ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब हाँ, सिंसियरिटी होना चाहिए। मैं अभी मेरा स्टूडेंट्स लोग जो है, बाकी सबको जो भी मेरे साथ बात करते हैं, मैं जो एडवाइस देता हूँ, मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन या रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। किसी का पढ़ने का तरीका, टाइम एक्सेट्रा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो है सिंसियरिटी। तो ब्रिलियंसी, इंटेलिजेंसी, ये तो कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हम शार्प कर सकते हैं उसको यूज़ सही तरीके से करने के बाद, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनबॉर्न टैलेंट भी कुछ होता है, लेकिन वो आपको सर्टेन हद तक ले जा सकते हैं। उसके बाद जो चाहिए वो है सिंसियरिटी। वो सिंसियरिटी कोई है तो मतलब ये करना ही है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, वो मतलब विल पावर जो बोलते हैं या सिंसियरिटी जो बोलते हैं, उसके हिसाब से ही सब हो सकता है। तो मैं जैसे बताया, मैं जैसे कठिनाई देखी है मेरे अर्ली करियर में और चाइल्डहुड में। मतलब कठिनाई मतलब हम्बल फैमिली होने के वजह से जो डे टू डे लग्जरी तो बिल्कुल नहीं था। और हम जो जगह उस टाइम शिफ्ट करके गए थे, हमारा जो अभी रहते हैं कलकत्ता में मेरा मम्मी पापा, सोनारपुर करके एक जगह है, उस टाइम वो थोड़ा रूरल एरिया था, अभी वो अर्बन आप कह सकते हैं। उधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। मतलब आप इस ज़माने में किसी को बोलेंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई की है, मतलब मैं जब 10th स्टैंडर्ड में आया हूँ तब हमारा उधर इलेक्ट्रिसिटी का पोल फर्स्ट टाइम आया था। तो उसके पहले मेरा जितना पढ़ाई था बिना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही हमारा स्टैंडर्ड था। एनीवे दैट इज़ आई गेस उस टाइम मेजॉरिटी ऑफ हमारा इंडियन रूरल कंडीशन से जो आते हैं उनके लिए सेम है। पर उसके बाद मास्टर्स के लिए जैसे हम आए थे आईआईएससी में, उधर भी हमारा एक बड़ा चेंज हुआ। मतलब टीचर्स तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने शुरू से ही मुझे गाइड किया, और उनका टीचर्स लोग मुझे पूछते थे, हमारा जो एरिया है सिविल के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मैं उनमें से जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ही चुना। और सिविल इंजीनियरिंग में जैसा स्टैंडर्ड हमारा कंट्री में अभी भी चालू है, जो टॉपर्स लोग रहते हैं मोस्टली वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लेते हैं। मतलब आप जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो देखते हैं वही, मतलब जो दिखता है वो बिकता है ऐसे। और जियोटेक्निकल फाउंडेशन वो मिट्टी के नीचे हम लोग जो रहते हैं, जो दिखता नहीं है उनके बारे में उतना पता नहीं रहता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, माई सेल्फ बींग टॉपर एंड गेट उतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद, मैं जब आईआईएससी बैंगलोर में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए दाखिल हुआ, तो उधर मेरा टीचर्स लोग बहुत सरप्राइज हुए। शुरू में उन्होंने पूछा तुम स्ट्रक्चर नहीं लिए, जियोटेक्निकल क्यों नहीं लिए? तो वो भी मेरा आंसर जो था सेम, लाइक मेरा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जियोटेक्निकल का प्रोफेसर जैसे नितिन सोम, प्रोफेसर आर.डी. पुरकायस्थ, ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो मुझे मोटिवेट किए थे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लेने के लिए। क्योंकि जियोटेक एक सब्जेक्ट मैं देखा अभी, मतलब पूरा मेरा करियर में अभी मैं देख रहा हूँ, वो एक जगह से दूसरा जगह मिट्टी चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से हमारा फाउंडेशन का डिज़ाइन भी चेंज होते रहता है। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो जापान में है, जो यूएस में है, जो जर्मनी में है, जो इंडिया में है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो उसमें चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब चैलेंजेस उतना नहीं है। और मुझे टेक्निकल चीज़ के लिए चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। चैलेंज लेना मुझे बहुत शौक है, आप बोल सकते हैं। वो टेक्निकल चैलेंज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो, तो इसलिए मैंने सोचा वो ये तो अच्छा है। मतलब हर एक जगह हर एक नया मिट्टी, नया उनका फाउंडेशन डिज़ाइन, नया क्या सीखना है उससे, तो वो सीखना है। इस हिसाब से मैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लिया थे, और आई नेवर रिपेंट बैक, बिकॉज दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन टू टेक माय करियर इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग।
अभी मास्टर्स में भी, मास्टर्स होने के बाद क्या है, उस टाइम हमारे टाइम में मास्टर्स 1.5 ईयर का थे। सो 98 से 2000 बिगिनिंग जनवरी से मेरा मास्टर्स हो गया, और मास्टर्स में भी विद गॉड्स ब्लेसिंग्स आई वाज रिकॉर्ड होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ IISc बैंगलोर। मुझे सिविल का सब सब्जेक्ट में 8 आउट ऑफ 8 जो CPI है, पूरा परफेक्ट CPI जो बोलते हैं, वो मिला था। और पूरा इंस्टीट्यूट में मेरा रिकॉर्ड है हमारा बैच में, इसलिए मैं पूरा इंस्टीट्यूट में एमी बैच जो है 2000 पास आउट, हर एक ब्रांच को मिला के भी मैं टॉप किए थे। मतलब IISc में हमें सेनेट रिकमेंडेशन बोलते हैं, वो दिया गया था मेरा CPI 7.9 होने के वजह से आउट ऑफ 8। तो उसके बाद मैं देखा मेरा बैचमेट जितने सारे हैं दोस्त लोग IISc में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, अलग इंजीनियरिंग ब्रांच में, ज़्यादातर सब जॉब में चले गए, एंड नहीं तो कोई कोई आउटसाइड अब्रॉड में PhD करने के लिए गया। लेकिन मैं IISc में मास्टर्स करने के टाइम जो देखा है, उधर रिसर्च का फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, और टीचर्स लोगों का जो मतलब अटैचमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस हिसाब से मेरा पेरेंट्स को भी उतना मालूम नहीं था, जैसे मैंने बताया मैं फर्स्ट इंजीनियर, फर्स्ट डॉक्टरेट, तो PhD कहाँ करना है, मतलब विदेश में जाना है या देश में करना है, आप जैसे पूछे थे। तो मेरा पेरेंट्स ऑब्वियसली वो लोग चाहते थे मैं देश में रहूं, क्योंकि उनके एटलीस्ट दूर है बेंगलोर कलकत्ता, बट एटलीस्ट भारतवर्ष में हूँ, बाहर नहीं गया हूँ। तो और माई सेल्फ बिंग ओनली चाइल्ड, तो वो लोग चाहते थे हम कितना हो सके मतलब थोड़ा बहुत नज़दीक रहे। बिल्कुल। और मैं भी देखा टीचर्स लोगों का हेल्प, एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा परिवेश है उधर PhD करने के, रिसर्च परिवेश जो है बहुत अच्छा है। और तो खामोखा मुझे लगा क्यों बाहर जाके, जो दो आई हैड थ्रू आउट लाइक हाईएस्ट CPI, हाईएस्ट एंड विथ टीचर्स का जो रिकमेंडेशन लेटर, उससे मुझे बाहर PhD आसानी से मिल जाते थे, लेकिन मैं ट्राई भी नहीं किया। तो मेरा जो मास्टर्स और जो गाइड थे, टीचर्स लोग थे IISc बैंगलोर, मैं नाम लेना चाहता हूँ प्रोफेसर K. सुब्बाराव, वो मेरा PhD सुपरवाइज़र थे। प्रोफेसर A. श्रीधरन, वो मेरा और एक टीचर थे। प्रोफेसर TG सीताराम, अभी जो AICT का चेयरमैन है, वो मेरा टीचर रह चुके हैं। प्रोफेसर GL शिव कुमार बाबू, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं IISc बैंगलोर। जो प्रोफेसर BR श्रीनिवास मूर्ति मुझे बहुत हेल्प किए, गाइड किए हैं। तो मैं उनके गाइड के हिसाब से उधर ही PhD के लिए इमीडिएट ज्वाइन कर चुका हूँ। मतलब फरवरी में मैं 2000 में ही तुरंत ME कंप्लीट करने के बाद उधर PhD के ज्वाइन कर गया इन IISc बैंगलोर। वो एक हिसाब से मुझे एक ब्लेसिंग्स भी आया है, क्योंकि जैसे मुझे एरिया, इनिशियल जो फेजेस है टू सेटल अ न्यू प्लेस, वो सब मुझे सोचना नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरा PhD मैं रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया। IISc के हिसाब से मतलब 2 ईयर 5 मंथ्स में मेरा PhD ख़त्म हो गया। अमेजिंग। और वो भी मतलब वो PhD थीसिस इंडिया का, हमारा इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी एक नेशनल सोसाइटी है, वो हर 2 साल के बाद 2 साल में जितने सारे इंडियन यूनिवर्सिटी, IITs, IISc से PhD थीसिस जियोटेक्निकल में होता है, उनमें से बेस्ट थीसिस को अवार्ड दिया जाता था प्रोफेसर GA लियोनार्ड्स अवार्ड करके। तो मुझे वो थीसिस, बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला IISc में। थैंक यू। वो सर के सपोर्ट के हिसाब से और सब मेरा टीचर लोगों का ब्लेसिंग्स के हिसाब से और गॉड ऑलमाइटी पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स में PhD थीसिस में भी मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला। दो इट वाज द शॉर्टेस्ट PhD इन सिविल इंजीनियरिंग। अभी भी मुझे लगता है वो IISc में रिकॉर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में, 2 साल 5 महीना में PhD थीसिस कंप्लीट करना, और वो भी विथ एक्सीलेंट जर्नल पब्लिकेशन। क्योंकि हमारा रिसर्च का जो वैल्यूएशन, क्वांटिफिकेशन, क्वालिटी, वो सब किया जाता है, वो कितना अच्छा रिसर्च जर्नल पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से।
ओके। तो उस टाइम हमारा जो टॉप मोस्ट जर्नल है ASC करके, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का जर्नल में, जियोटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन का जर्नल में, कैनेडियन जियोटेक्निकल जर्नल में, ये सब जर्नल में मेरा पेपर आ चुके थे। तो इस हिसाब से मतलब मुझे और वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ा। डायरेक्टली मेरा PhD ख़त्म होने के पहले ही IIT कानपुर मुझे ऑफ़र किए थे लेक्चरर पोजीशन, जो तभी भी और अभी भी तो और भी है, बहुत सारे सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि IIT में प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर पोजीशन के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PhD होता है, और उसके बाद ही आप पोस्ट डॉक भी करना चाहिए, फिर अप्लाई करते हैं, फिर होता है नहीं होता है। तो अगेन आई वाज ब्लेस्ड, क्योंकि कानपुर में मैं तब सिर्फ मेरा PhD थीसिस सबमिट भी नहीं हुआ था। उस टाइम IIT कानपुर मुझे कॉल किए थे फॉर फैकल्टी सेमिनार। मेरा PhD जून 30 को मैं सबमिट किया था 2002 में, अभी भी मुझे याद है। लेकिन अप्रैल में वो लोग कॉल किए थे फैकल्टी सेमिनार देने के लिए। मैं डिपार्टमेंट में फैकल्टी सेमिनार कैंडिडेट के तौर से दिए थे। तो विद दैट ऑफर आई विल से एट इनिशियल करियर इटसेल्फ आई सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, and I was one of the youngest faculty who joined in IIT system as a faculty at Kanpur at the age of 27. Wow. So at 27 I joined IIT Kanpur as faculty. So, जो एक बात देखी गई है कि नॉट नेसेसरीली बट कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे जो एकेडमिकली स्कॉलर्स होते हैं दे मे नॉट टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड टीचर और अ वेरी गुड प्रोफेसर, ओके, बट आपके साथ जो बात है वो थोड़ी अलग है। वो ये है कि आप जितने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपने थ्रू आउट एकेडमिक करियर में, you have been an equally good teacher and equally good professor because you have won IIT Bombay, IIT Roorkee awards for a very good teacher and researcher. So again, the same consistency helped you here as well? I will say yes, क्योंकि मुझे ये मानना है जो अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं उनको समझना चाहिए उस स्टूडेंट की हैसियत से उनको कैसे हेल्प या सपोर्ट उनका टीचर से मिला था। तो मैं ऑलवेज़ वही देखता हूँ। मुझे जैसे मैं आपको बताया कितना सारा हेल्प मिला हर एक स्टेज में, स्कूल से लेके जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेके IISc बैंगलोर से लेके सब टीचर से मुझे इतना सारा हेल्प मिला, तो मैं वो कभी भूल नहीं सकता। तो इसलिए अभी मैं जब टीचिंग प्रोफेशन लिया, अभी मेरा टाइम है गिविंग बैक। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ, मैं उसी हिसाब से मेरा टीचर स्टूडेंट्स को भी ट्रीट करता हूँ। मतलब आई डोंट नो इफ़ दे कंसिडर मी एज अ टफ टीचर और लीनियंट टीचर, बट हाँ, अगेन विद गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड स्टूडेंट्स फीडबैक, हमारा जो बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाता है IIT बॉम्बे 2017 में मुझे इंस्टीट्यूट का बेस्ट टीचर अवार्ड दिए थे। वो एक्चुअली बेस्ट टीचर लास्ट 10 ईयर्स का टीचिंग रिकॉर्ड जो स्टूडेंट फीडबैक है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो वो मुझे भी जब वो अवार्ड अनाउंस हुआ था 2017 में, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था इंस्टीट्यूट में मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिलेगा, प्रोफेसर SP सुखात्मे अवार्ड जो अभी कहला जाता है। तो बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने के बाद फिर इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी, हमारा जो है नेशनल सोसाइटी, उन्होंने 2023 में फर्स्ट टाइम बेस्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग टीचर अवार्ड इंस्टीट्यूट किए थे, और उनके लिए वो कंडीशन रखे थे उनका उम्र बिलो 60 होना चाहिए, मिनिमम 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब क्राइटेरिया था। दे वर एक्सीलेंट टीचर्स ऑफ कोर्स इन आवर कंट्री, वी आर फॉर्चुनेट, हमारा भारत देश में इतना सारा अच्छे अच्छे टीचर्स है। तो मैं कभी सोचा नहीं था, तो मुझे भी किसी ने नॉमिनेट किया। तो नॉमिनेट होने के बाद फिर जब मुझे वो अवार्ड मिला, फर्स्ट टाइम वो अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ, वो वेरी फर्स्ट ईयर में मुझे मिला, मुझे भी लगा हाँ सब मेरा टीचर्स का ब्लेसिंग्स है और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उस हिसाब से। तो वही मैं ऑलवेज़ फॉलो करता हूँ। मेरे टीचर से मुझे जो जो हेल्प मिला है उसके मतलब कई गुना ज़्यादा
मुझे वापस करना है मेरा स्टूडेंट्स को। डेफिनेटली। तो उस हिसाब से मैं सब्जेक्ट जब पढ़ाता हूँ उनको, मैं सब्जेक्ट का डीप में उनका जो बेसिक नॉलेज होता है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा जितने सारे एग्ज़ाम्स है, मैक्सिमम एग्ज़ाम और ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम में मैं ओपन बुक ओपन नोट एग्ज़ाम रखता हूँ। वाओ। क्योंकि मैं कभी मतलब मेमोराइज करने का चीज़ में जो हमारा पुराना मतलब ख्यालात है पढ़ाई के बारे में, रट्टा मारना, जितना रट्टा मार के जितना मेमोराइज करके एग्ज़ाम देना है, मुझे उस प्रोसेस में उतना मतलब विश्वास नहीं है। क्योंकि मैं बाद में आई कैन से आई एम कम्प्लीटली मेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ माई ऑल एकेडमिक डिग्रीज आर फ्रॉम इंडिया, बट बाद में मुझे बाहर देश में बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट या विजिटिंग स्कॉलर या विजिटिंग प्रोफेसर काम करने का मौका मिला। जैसे NUS सिंगापुर में, फिर जापान कागोशिमा यूनिवर्सिटी में एज अ JSPS फेलो, फिर UC बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, ऑल्सो इन अवर सिविल इंजीनियरिंग। उधर 6 महीना मैं था 2006 में एज अ बॉयज़ कस्ट फेलो। Then in TU Darmstadt, Technical University Darmstadt in Germany, I was there 3 years as a Humboldt Fellow, a very prestigious fellowship. Also 2 साल मैं उधर था as guest professor, तो 5 साल मैं उधर जर्मनी में भी पढ़ाया। फिर साउथ कोरिया में इंशियन नेशनल यूनिवर्सिटी में भी वो इनवाइट किए थे। ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी में भी मुझे विजिटिंग फेलो, विजिटिंग फैकल्टी के हिसाब से इनवाइट किए थे। तो सभी जगह मैं जितना भी जगह पढ़ाने के लिए जाता था, मैं नोटिस किया मतलब बाहर का देश में इतना प्रोग्रेस आउटपुट कैसे आते हैं। वो लोग ऑलवेज दे प्रेज अबाउट आवर इंडियन बेसिक डिग्री, क्योंकि हमारा डिग्री बहुत तगड़ा है, देश का जो बेसिक डिग्री है, लेकिन बाद में उसका एप्लीकेशन क्यों नहीं आता है। तो एक चीज़ मुझे जो देखा गया मेनली इंजीनियरिंग के बारे में, जैसे मैं मेरा स्टूडेंट को भी इधर IIT में भी बोलता हूँ, वो लोग कभी कॉपी नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा देश में वो कॉपी प्रोसेस बहुत, मतलब हम जब असाइनमेंट देते हैं या कोई एग्ज़ाम देते हैं क्लोज्ड बुक, ऑलवेज टेंडेंसी उसमें कोई स्टूडेंट का, हर का सबका नहीं ज़रूर, लेकिन कोई स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड रहता है, मैं कहाँ से वो कॉपी करूँ, राइट। वो चीटिंग जो प्रोसेस है वो स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक चालू है हमारा देश में। वही वन मेजर कारण मुझे लगा जो बाद में सक्सेसफुल होते हैं और नहीं होते हैं उनमें फ़र्क करने के लिए। क्योंकि जो चीटिंग नहीं करते हैं उनको क्या है, उनको शायद नंबर कम मिलेगा, लेकिन उनको जितना जानकारी है सॉलिड जानकारी है, बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट। तो मैं जर्मनी में जब 5 साल कंटिन्यूस समर टर्म में मैं पढ़ाया सॉइल डायनामिक्स करके कोर्स, GT9 करके कोर्स नंबर, उधर बहुत सारे देश का स्टूडेंट्स अटेंड करते थे। वो PG कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स, मतलब सिर्फ जर्मनी नहीं, रशियन स्टूडेंट, फ्रेंच स्टूडेंट, स्विस स्टूडेंट, मैनी कंट्री स्टूडेंट्स, यूरोपियन कंट्री स्टूडेंट्स वेर देयर। तो कभी असाइनमेंट का प्रॉब्लम टफ होता तो उनको नहीं आता तो घर से भी वो ला रहे थे, मतलब हाफ करके या टच नहीं करके। तो मैं पूछा क्यों नहीं किया है, सर आई हैव ट्राइड बट आई कुड नॉट डू इट। बट उनका जो फ्रेंड है, even maybe they are close friend, even sometimes roommate also, because many students they share room and abroad as you know, उनका रूममेट किया है तो तुम्हारा रूममेट किया है तुम क्यों नहीं किया, नहीं उनको शायद आया था मुझे नहीं आया। इंटीग्रिटी so that is where I found sometimes in our students community it is missing. Okay. So those who are able to produce, जितना उनको जानकारी है उतना ही लिखो, उसमें तुम्हें कम मार्क्स मिलेगा लेकिन बाद में कभी तुम्हें मतलब पछताना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो मार्क्स दे के क्या होगा। तो मेरा पहला दिन स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ, मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स
तुम सब्जेक्ट समझ गए हो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑफ कोर्स। तो ये मेरा टीचिंग फिलोसॉफी है, और इंटरेक्शन स्टूडेंट के पास जितना मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको बियॉन्ड क्लास आवर्स जो हेल्प चाहिए वो करना है। ये सब चीज़ के बारे में शायद स्टूडेंट को अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने फीडबैक दिया, और उस हिसाब से शायद बेस्ट टीचर अवार्ड मिलते रहे। श्योरली। सो अभी आपके जो कोर एक्सपर्टीज़ है उसकी तरफ अगर हम डाइवर्ज करें, आपके कोर एक्सपर्टीज़ में दो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। एक तो जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और एक है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बहुत टेक्निकल जार्गन हो जाएगा। ओके, तो जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट टू अ 6 years old, सो हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि 6 साल के बच्चे को? हाँ, ज़रूर। जैसे जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जो वर्ड है, इसमें स्कूल का बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में जियोग्राफी पढ़ाया जाता है, जी। उसमें अर्थ के अंदर क्या हो रहा है ये सब पढ़ाया जाता है। अर्थ क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ये सब पढ़ाया जाता है। अभी तो स्कूल में ये कंपलसरी कर दिया गया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में अर्थक्वेक भी पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते भी है। करेक्ट। अर्थक्वेक रेमेडीज़ क्या, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए। तो वही मेरा रिसर्च एरिया है, जो स्कूल का बच्चे भी समझ सकते हैं। जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग मतलब हम अर्थ में जो भूकंप आते हैं उसको कैसे हैंडल करें। हमारा जितना स्ट्रक्चर है, जितना बिल्डिंग्स वगैरह है, ब्रिजेस है, रोड्स है, उनको कैसे स्टेबल बनाएं। तो हमारा इंजीनियरिंग वही उनका पीछे ही है। मतलब उसका साइंटिफिक रीज़न निकाल के कैसे हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो दूसरा एरिया मतलब है वो कनेक्टेड ही है। ओके। मतलब एक बिल्डिंग, 2 मंजिला बिल्डिंग और 20 मंजिला बिल्डिंग, दोनों का नीचे जो भीत बोलते हैं हम, फाउंडेशन जो बोलते हैं, वो अलग होगा। बिल्कुल। मिट्टी भी अलग, एक जगह से दूसरा जगह अलग होगा। तो उस हिसाब से उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जैसे भूकंप भी आए वो टूटे नहीं, वो बिल्डिंग सेफ रहा। तो वो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हम इसलिए आप जैसे करेक्टली बोले हैं, जितना सिंपली हम ये समझ मतलब दूसरे को समझा सकते हैं उतना ही अच्छा है। वही प्रॉपर इंजीनियरिंग या साइंस है। तो हम स्कूल में जाते हैं, जैसे डीएसटी का पहले एक अच्छा सा प्रोग्राम होता था, अभी भी है शायद, इंस्पायर प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए, मेनली स्कूल के बच्चों को साइंस में मोटिवेट करने के लिए। तो मोस्टली 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है। मैं इंडिया में बहुत सारे स्कूलों में गया है जाके, इसके ऊपर पॉपुलर लेक्चर जो बोलते हैं, मतलब अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है, भूकंप के तरंग क्या होता है, उसके हिसाब से हमारा बिल्डिंग कैसे बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर उनको लेक्चर देता हूँ। मतलब क्या क्या किया जाता है, कैसे करते हैं। तो ये मेरा अब समझिए एक हॉबी भी है रिसर्च के साथ। तो सिंस आपने भूकंप की बात की है और आपका कोर एक्सपर्टीज़ उसी में है, तो आप ये भी बताइए कि जब भूकंप आता है तो एग्जैक्टली अर्थ सरफेस के नीचे क्या होता है? हाँ, अर्थक्वेक या भूकंप जो होता है वो जब अर्थ क्रस्ट हम बोलते हैं, मिट्टी के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे कुछ डेप्थ में, जब देयर इज़ अ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस वेरियस लेयर्स में अर्थ का जो होता है, एनर्जी रिलीज होता है इंटरनल स्ट्रेन के ज़रिए से। ओके। तो इसलिए कभी कभी अंदर से जो एनर्जी रिलीज होता है, जो जगह से एनर्जी रिलीज होता है, उनको हम अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। वहाँ से फिर एनर्जी जब अर्थक्वेक का रिलीज होता है, वो कैसे रिलीज होता है? वेव्स के ज़रिए से। हम सिज्मिक वेव्स बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, भूकंप के तरंग। वो तरंग सभी जगह मतलब ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके वो ग्राउंड सरफेस तक आते हैं। तो ग्राउंड सरफेस में जब वो आते हैं, पहुंचते हैं, वो तरंग का हम 2 हिस्से में बांटते हैं। हम बोलते हैं बॉडी वेव्स या सरफेस वेव्स। ओके। तो अंदर जो ट्रैवल करते हैं अर्थक्वेक का तरंग, उनको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। जब वो
ग्राउंड सरफेस के नज़दीक आते हैं हम उसको सरफेस वेव बोलते हैं। सरफेस वेव के ज़रिए से हमारा जितना सारे स्ट्रक्चर बिल्डिंग है उनको वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तरंग के हिसाब से उनको वाइब्रेशन आता है। बिल्कुल। और उस वाइब्रेशन वो सहन सकता है कि नहीं, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, गिर सकता है, स्टेबल भी रह सकता है। तो मतलब उसको इंजीनियरिंग में वो अर्थक्वेक का डिज़ाइन में कंसिडर किया कि नहीं, कंस्ट्रक्शन में कंसिडर किया कि नहीं, उसके ऊपर वो डिपेंड करेंगे। तो अर्थक्वेक यही है, मतलब in overall that energy release from in earth crust or mantle below। तो क्या सॉइल लिक्विफिकेशन भी इसी का एक सबसेट है? हाँ, जैसे मतलब अर्थक्वेक का तरंग जैसे नीचे से आता है, पहले तो वो बेड रॉक हम बोलते हैं, रॉक के जरिए से आते हैं, लेकिन वो जब ग्राउंड सरफेस के नज़दीक आता है ज़्यादातर हम मिट्टी देखते हैं, मतलब सॉइल। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो उसके हिसाब से कभी कभी क्या होता है, वो रॉक में जो उनका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं सॉफ्ट मीडियम में, उनको हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। और वो एम्प्लीफिकेशन अभी ऊपर जब ग्राउंड सरफेस में सॉइल में मिट्टी में आया है, वो मिट्टी उनका कोई कोई कंडीशन है जिसके लिए ये टर्म लिक्विफैक्शन, ये फिनोमेनन हो सकता है। लिक्विफैक्शन क्या है, वो एक फिनोमेनन है जिसमें आपका वो सॉलिड जो मिट्टी है, सॉलिड सॉइल मटेरियल, वो फ्लूइड के जैसे हो जाएगा, मतलब पानी जैसे हो जाएगा, उनको हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। मतलब अर्थक्वेक में कभी कभी क्या होता है, कोई कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन उनके लिए चाहिए, लूज मटेरियल होना चाहिए, सैचुरेटेड वाटर टेबल होना चाहिए, और रैपिड लोडिंग अर्थक्वेक जैसे वो होना चाहिए, जिसमें पोर प्रेशर हम बोलते हैं टेक्निकली, वो रिलीज़ नहीं हो पाते। उस टाइम पूरा जो मिट्टी है या वो फ्लूइड बन जाता है, वो पानी जैसे हो जाता है। और पानी हो गया तो मतलब आपका जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो पहले आप सॉइल में था, अभी अर्थक्वेक में वो लिक्विफाई हो गया, तो सॉइल लिक्विफाई हो गया, क्या होगा, वो पूरा पानी में फाउंडेशन, तो आपका जो बिल्डिंग है वो तुरंत गिर जाएगा या टिल्ट हो जाएगा। तो वही होता है। तो ये है लिक्विफैक्शन, सॉइल लिक्विफैक्शन। वो अर्थक्वेक में कहीं कहीं जगह डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हो सकता है। तो इंडिया में जितने हम मैसिव मेगा सिविल प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, ओके, अलग अलग टोपोग्राफीज पे हो रहे हैं, इन सारे ही जगह पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन उनका क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या खास किया जाता है? हाँ, देखिए, इनका बहुत सारे टेक्निक है, मतलब इसमें वन ओनली सोल्यूशन नहीं है। मतलब सोल्यूशन भी बहुत सारे हैं, ये वन फिट फॉर ऑल नहीं होता है। नहीं, क्योंकि ये जगह के हिसाब से, मैं जैसे बोला, सॉइल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो पहले जो है हम स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उनके लिए जो हम फाउंडेशन का जो साइज़ बोलते हैं, सेक्शन, उनमें जो रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, कंक्रीट का जो थिकनेस दिया जाता है, वो सब अर्थक्वेक का फोर्स एडिशनली लेके हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वो एक तरीका है। उसके लिए हमें ऑलवेज़ IS कोड जो है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो फॉलो करना चाहिए। और IS कोड में डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेशनली भी बहुत सारे कोड्स है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के लिए, हम वो भी फॉलो करते हैं। एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हम नॉट ओनली इंडियन कोड तो फॉलो करते ही है, बाहर का कोड भी उसके ऊपर एडिशनली कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी फॉलो करते हैं। जैसे जापानीज़ कोड है, वो कंट्री ऑलवेज अर्थक्वेक दे फेस, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा दिया गया है वो भी हम देखते हैं। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। तो उस हिसाब से डिज़ाइन एक कंपोनेंट है। दूसरे कंपोनेंट जो है, आपका जो ग्राउंड है उसको आप कैसे मतलब और भी इम्प्रूव करेंगे, हम उनको ग्राउंड इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। तो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के जरिए से हम सॉफ्ट जो सॉइल है वो बहुत खतरनाक होता है भूकंप के बारे में, जैसे मैं बताया, तो उनको थोड़ा और स्टीफ बनाना है। तो स्टीफ बनाने के लिए क्या क्या ग्राउंड इम्प्रूवमेंट है, हम बोलते हैं मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट है, केमिकल इम्प्रूवमेंट है, लाइम सीमेंट डाल के इम्प्रूवमेंट है, बहुत सारे तरीका है। पाइल्स डाल के हम ग्राउंड का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ग्राउंड इम्प्रूवमेंट और एक दूसरा तरीका है, जो आप ग्राउंड को थोड़ा स्टीफ बनाइए, अच्छे बनाइए, जिसमें अर्थक्वेक का इफेक्ट उतना नहीं होगा,
जिसमें आपका ऊपर का स्ट्रक्चर भी उतना नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी, मटेरियल का क्वालिटी, वो सब कैसे होगा। जैसे अर्थक्वेक का जगह में आपका फ्लेक्सिबल मटेरियल, जैसे हम वुडन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं अर्थक्वेक एरिया में, Correct. हाँ, उधर मैसनरी स्ट्रक्चर यूज़ किया तो वो ठीक नहीं है, या तो रिनफोर्स स्ट्रक्चर यूज़ करना है, जैसे नॉर्मल कंक्रीट नहीं यूज़ करना है, वो भी देखा जाता है। तो जैसे मैं बताया, ये ऐसे बहुत सारे चीज़ है, ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसका कॉम्बिनेशंस होता है। Okay. तो उसके ज़रिए से हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड किया जाता है, एक्चुअली वो होना चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अर्थक्वेक के बारे में कही जाती है कि पूरी पृथ्वी को अलग अलग साइस्मिक जोन्स में डिवाइड किया है। तो ये साइस्मिक जोन्स कौन डिफाइन करता है और ऑन व्हाट ग्राउंड्स दे आर डिफाइंड? यस, देखिए साइज्मिक जोन कैसे डिफाइन होता है, वो साइज्मिक फॉल्ट जितना है, फॉल्ट हम कहाँ बोलते हैं, जहाँ से वो अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज होता है, उसका जो ग्राउंड सरफेस में उनका जो फुटप्रिंट है, उनको हम फॉल्ट बोलते हैं। Okay. तो वो सारी जगह हम लोग बोलते हैं वीक रीजियन। अर्थ के क्रस्ट में उनका जो रॉक का जो वीक रीजियन है, वहाँ से ही एनर्जी रिलीज हो सकता है, वेव्स रिलीज हो सकता है। तो वो फॉल्ट का जितना मैपिंग है लोग करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं प्लेट बाउंड्री, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट में बहुत सारे प्लेट्स है, दे आर मूविंग कंटिन्यूसली, तो प्लेट बाउंड्री में ज़्यादातर अर्थक्वेक होता है। लेकिन जो प्लेट बाउंड्री के अंदर नहीं है, उधर भी अर्थक्वेक होता है। जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो एरिया पहले माना जाता था ये अर्थक्वेक के लिए सेफ़ है, क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री में नहीं है। लेकिन बाद में जब जबलपुर अर्थक्वेक, हाँ, ये सब आया, तब लोगों को पता चला नहीं, वो मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सेफ़ है अर्थक्वेक के। हाँ, उधर मतलब वेरिएशन हो सकता है, कहीं जगह ज़्यादा प्रोन है, कहीं जगह लेस प्रोन है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिकली एंड टेक्निकली, साइंटिफिकली, कौन सा जोन में कितना हिस्सा, कितना मैग्नीट्यूड, कितना एक्सेलरेशन एक्सेट्रा आ सकता है, उस हिसाब से डिफरेंट जोन में डिवाइड किया जाता है। जैसे फ़िलहाल इंडियन जो कोड है IS 1893, उनका जो पार्ट 1 है, उसमें इंडिया का सिस्मिक जोन दिया गया है। तो सिस्मिक जोन जोन 2 से लेके जोन 5 तक है, मतलब Okay. जोन 2 सबसे उसमें चांसेस ऑफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड लेस है। Okay. उसके बाद जोन 3, हमारा मुंबई शहर जोन 3 में आता है। बिल्कुल। उसके बाद जोन 4, उसमें चांस और भी ज़्यादा है। और जोन 5 वो मोस्टली हिमालयन रीजियन, जो हिमालय का बाउंड्री में, वो प्लेट बाउंड्री है। फिर बार्मीज प्लेट बाउंड्री जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये सब जगह जोन 5 में आता है। वो सिस्मिक और अर्थक्वेक के हिसाब से वो मैक्सिमम प्रोन है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उधर आ सकता है। तो ये ऐसे सिस्मिक जोन में डिवाइड किया जाता है। ओके, रिसेंटली अभी तिब्बत में एक अर्थक्वेक आया था, आई गेस, और अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊं तो पाकिस्तान में आया था, और दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में काफ़ी मतलब रैपिडली ये एक्सपीरियंस किया जाता है। इवन नेपाल में भी आया था कुछ दिन पहले। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप हुई है या हो रही है कि हम लोग शायद एक हफ्ते पहले प्रेडिक्ट कर पाएँ कि शायद एक हफ्ते बाद हो सकता है ये? देखिए, इनका आंसर मतलब डायरेक्ट येस या नो से नहीं दिया जा सकता। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। पार्टली येस किया जा सकता है, लेकिन वो है प्रोबेबिलिस्टिकली, जो भी साइंटिफिक है। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, 100% प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं बोल सकते, उसमें कुछ मतलब चांसेस जो आप पूछ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस जो हम करते हैं पूरे अर्थ में, मतलब कोई भी जगह पास्ट अर्थक्वेक डेटा लेके हम फ्यूचर में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जिसमें उनका फिट हो रहा है, उसके हिसाब से बोल सकते हैं नेक्स्ट साइकिल में कब हो सकता है, कितना चांसेस है, कितना परसेंटेज चांसेस है। लेकिन हम फिक्स्ड कौन सा जगह में वो अर्थक्वेक आएगा, कितना मैग्नीट्यूड का आएगा, कौन सा टाइम में आएगा, उतना प्रेसिशन में नहीं बता सकते। लगभग मोटा मोटा बता सकता है, इधर हो सकता है, इधर इस रीजियन में हो सकता है, इतना रेंज में आ सकता है, इतना परसेंटेज चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। यह है साइंटिफिक मेथड्स। अभी कोई कोई जगह लोग बोलते हैं मतलब अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं आता है। बिल्कुल।
जैसे सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, Exactly. क्योंकि सुनामी क्या होता है, सुनामी जब ओशन में, सी में आता है तो वो वेव्स के ज़रिए से जब लैंड में आता है उनको ट्रैवल में थोड़ा टाइम लगता है, कोई फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स। तो वो टाइम से आपको वार्निंग सिस्टम आपको बता सकते हैं और आप इवैक्यूएट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा साइंटिफिकली बताता हूँ अर्थक्वेक में वो प्रॉब्लम क्यों है ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम का। क्योंकि जैसे मैं बताया बॉडी वेव्स, जब अर्थक्वेक निकलता है वो हाइपोसेंटर फोकस से, अर्थ क्रस्ट से, उनका जो पी वेव है उनका वेलोसिटी जो है वो है लगभग एवरेज 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना हाई इस, यस, दैट इज द एवरेज पी वेव वेलोसिटी इन अर्थ क्रस्ट, वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और एस वेव जो बोलते हैं, शेयर वेव, उनका वेलोसिटी अर्थ क्रस्ट में, ये अर्थ क्रस्ट में मैं बता रहा हूँ, सॉइल में नहीं, जो एवरेज 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी आप समझिए जनरली अर्थक्वेक, शैलो अर्थक्वेक, जैसे नेपाल अर्थक्वेक कुछ दिन पहले ही हुआ था, ये 2025 का बिगिनिंग में, जनवरी में, तो वो जब आए थे वो जनरली उनका डेप्थ था 10 किलोमीटर। अभी आप कैलकुलेट कीजिए वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड में जो वेव आ रहा है उनको 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट 1.6 सेकेंड्स, है ना? तो 1.6 सेकेंड्स में आप क्या अर्ली इन्फॉर्मेशन देंगे और किसको इवैक्यूएट करेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब इसलिए हम सुनामी में जो अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम रेडी कर, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं, अर्थक्वेक के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको वो मैथमेटिकल जो साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करके सम प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। तो जो देखा गया है कि जापान इज़ वन कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड येट हम लोगों ने ये भी देखा है कि उनके पास सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग सिटीज़ हैं। ओके, तो वो लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो शायद हम इंडिया में अडेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, दैट मीन्स वो क्या हमको बताते हैं दैट साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। ओके, करेक्ट। तो इसलिए वो लोग करते हैं। आप सही बताए, जापान और यूएस में जो कैलिफोर्निया रीजन है, वेस्टर्न यूएस, हम वर्ल्ड में ये दोनों जगह को सबसे मानते हैं मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन, और इन दो जगह में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक में रिसर्च भी होता है। इसलिए टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट अर्थक्वेक का जितना देखेंगे जापान में या कैलिफोर्निया रीजन में देखेंगे, तो उनका जो नॉलेज, जो नो हाउ उन्होंने बढ़ाया, मतलब इनिशियल जो डिज़ाइन वो करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, जोन के हिसाब से पहले तो ज़मीन, मिट्टी टेस्ट अच्छे से करना चाहिए, फिर उसके हिसाब से सिस्मिक मैग्नीट्यूड कितना आ सकता है, एक्सीलरेशन कितना आ सकता है, उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, फिर करेक्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसलिए जो एडिशनल फिर बेस आइसोलेशन का ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करते हैं, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कहा जाता है, कितना मैग्नीट्यूड के लिए आप डिज़ाइन करते हैं ये कर सकते हैं, और ये सब उनका डिज़ाइन में मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वेयर हमारा अभी भी मतलब चेंजेस ज़रूरत है, वो है ये सब कंपलसरी करने के लिए। हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन या ड्राइंग्स या कंस्ट्रक्शंस जो फॉलो होता है नॉर्मली, एक्सेप्ट फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं अटल सेतु का अपने शुरू में नाम लिए, अटल सेतु इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उनका डिज़ाइन में ये सब लिया गया है, सब कंसिडर किया गया है। लेकिन एक 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बिल्डिंग के लिए उनका तो बिल्डिंग का मतलब ड्राइंग, डिज़ाइन, वो सब ऐसे ही हो जाता है, राइट? उसमें तो अर्थक्वेक का कोई जिक्र ही ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग सोचते हैं उसमें कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा इनिशियल 1-2% कॉस्ट बढ़ जाएगा ये सोच के बाद में 50%, 100% मतलब प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं, मैं बताऊंगा इस हिसाब से। तो मेरा हिसाब से जो है, हम जापान या
उस कंट्री को जो फॉलो कर सकते हैं, हमारा छोटे छोटे बिल्डिंग को भी डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन में वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंसिडरेशन करना चाहिए, कोड फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। तो हम भी जापान जैसे बन सकते हैं, जो अर्थक्वेक बड़ा वाला आया लेकिन कुछ डैमेजेस उतना नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह एक और चीज़ जो नोटिस हो रही है कि थ्रू आउट द कंट्री कई सारी जगह पे आजकल लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं। इवन मुंबई शहर में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो एज़ पर द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देर आर 200 लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इस एक शहर के अंदर, 200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या जैसे साइस्मिक जोन्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, वैसे लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं? और अगर नहीं तो इसके लिए क्या हो रहा है? हाँ, ये भी एक मतलब बहुत अच्छे रिसर्च एरिया भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड एरिया भी है, जो अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। जैसे मैंने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है डिज़ास्टर रेजिलियंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। मतलब लैंडस्लाइड, हम कैसे लैंडस्लाइड हैज़ार्ड मैप किया जा सकता है, जैसे साइज्मिक हैज़ार्ड मैप आपने बताया है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स हमारे देश में लैंडस्लाइड हैज़ार्ड मैप भी क्रिएट किए हैं। लेकिन लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड का आपका हर एक जगह का जियोलॉजी एक स्लाइड के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। स्लोप का जो एंगल है वो पहले जितना था, एक स्लाइड होने के बाद उसका एंगल चेंज हो गया। तो इस हिसाब से उनका बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाता है। ऊपर का जो मिट्टी था, सॉइल, वो चेंज होके नीचे का जो मिट्टी डिफरेंट सॉइल था वो ऊपर आ गया। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होता है। तो उस हिसाब से लैंडस्लाइड हैज़ार्ड मैप वो किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है सिस्मिक हैज़ार्ड मैप के हिसाब से, क्योंकि उसमें हर टाइम वो डायनामिक प्रोसेस हम बोलते हैं, मतलब हर एक टाइम एक स्लाइड के बाद चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए और एक चीज़ है, अभी वर्ल्ड वाइड भी वो अपकमिंग एरिया है, इनसार डेटा, जो सैटेलाइट डेटा है। तो सैटेलाइट हमको बता सकते हैं, मतलब इधर 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 ग्राउंड मूव कर रहा है, मतलब वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सैटेलाइट का इमेज के हिसाब से आप देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर जगह को फोकस करके तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो अभी वो इनसार मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इवन मेनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग, इंडिया ऑल्सो वी स्टार्टेड फ्यू प्लेसेस। तो उस हिसाब से हम इनसार डेटा लेके, फिर इनसार डेटा, सैटेलाइट डेटा तो एक चीज़ है, उसके बाद दूसरा वो होना चाहिए उसी जगह जाके एक्चुअल जो ग्राउंड ट्रूथ हम बोलते हैं, मतलब वो हुआ कि नहीं हुआ वो भी चेक करना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेड जो हम बोलते हैं उधर इंस्ट्रूमेंटेड कंपोनेंट रख के उसको मेजर करना, वो भी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। करेक्ट। उसके हिसाब से ऐसे हम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग या डिटेक्शन या फ्यूचर प्रेडिक्शन या हैज़ार्ड, ये सब कर सकते हैं। ओके। आपके जो एक कॉलीग हैं आईआईटी बॉम्बे से, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर सुबिमल घोष। वो जब हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, उनको हमने एक सवाल पूछा था। सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था दैट ही इज़ एन अर्थ क्लाइमेट साइंटिस्ट। ओके, सवाल ये था कि क्या वायनाड में जो हुआ लैंडस्लाइड, ओके, विच वॉज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एज वेल, क्या उसको रोका जा सकता था? तो अगर मैं एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से आपको पूछूं तो आपका आंसर क्या रहेगा इसके ऊपर? हाँ, मतलब मेरा आंसर रहेगा, आप लैंडस्लाइड शायद रोक नहीं सकते, शायद, बट आप डिज़ास्टर का जो अमाउंट है, मतलब लोगों का मौत या जो प्रॉपर्टी लॉस, वो ज़रूर आप रोक सकते हैं। ओके। मेरा आंसर यही है। क्यों? इसमें दो हिस्सा है। आप समझिए, एक जगह वायनाड का, मतलब हम केरला गवर्नमेंट 2017-18 में जब उधर लैंडस्लाइड हुआ था सेम रीजियन में, तब एक कमिटी फॉर्म किए थे अंडर देयर स्टेट टेक्नोलॉजी काउंसिल विथ डॉक्टर केपी सुधीर। उन्होंने बहुत सारे आईआईटी से
एक्सपर्ट्स को लेके कमेटी बनाए थे। मैं भी उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियर के हैसियत से एक मेंबर थे। तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया, मतलब कहाँ कहाँ केरला का ऐसे चांसेस है मेजर लैंडस्लाइड का, कितना रेनफॉल के ज़रिए से वो हो सकता है, क्योंकि सडन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल लैंडस्लाइड करते ही करेक्ट। तो वो उस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी सबमिट किया। रिसेंटली 2024 में इस बार लैंडस्लाइड के बाद उन्होंने और एक मीटिंग रखे थे, उधर भी बहुत सारे एक्सपर्ट आए थे और उनका स्टेट का चीफ सेक्रेटरी मैडम भी उधर आके प्रेजेंटेशन दिए है, उनका एसडीएमए का हेड आके प्रेजेंटेशन दिया है केरला गवर्नमेंट का। उन्होंने बताया हाँ हमारे पास नो हाउ है, नॉलेज है, रिजल्ट्स है, हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम है लोगों में। मतलब आप जाके लोगों को बोलेंगे आप ये जगह घर मत बनाइए, ये जगह डेंजरस है, आप इधर घर खाली कीजिए, कोई सुनता नहीं है। ये हो जाता है, दूसरा एंगल ले लेता है, आइदर पॉलिटिकल या प्राइस ऑफ द लैंड वैल्यू। कम्युनल भी शायद मे नॉट बी, ये लैंड वैल्यू जो मेनली होता है, तो उनका लैंड वैल्यू गिर जाएगा। करेक्ट। तो उससे वो लोग बोलते हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी मैडम भी उन्होंने बताया उसमें क्या होता है। उन्होंने बोलता है 5 साल 10 साल 50 साल में एक बार आएंगे, उसके पहले ही हम घर क्यों छोड़ दें। ओह, तो गवर्नमेंट से ये सब रिपोर्ट अवेलेबल होने के बाद भी ये सैड पिटी है, बहुत सारे लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। और जब लैंडस्लाइड आते हैं तब ऐसे ह्यूज कैटास्ट्रॉफी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकते हैं। तो मैं इसलिए बोला हम लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। जो हमारा जो देशवासी उधर जो उस जगह में हैं वो सुने, बात सुने, गवर्नमेंट का बात सुने या टेक्निकल नॉलेज जो रिपोर्ट दिया गया है उनका बात सुने। लेकिन लैंडस्लाइड आप कैसे स्टॉप करेंगे, क्योंकि वो तो नेचुरल स्लाइड में हो रहा है, नेचुरल स्लोप है, उधर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल हो रहा है, तो ठीक है। लैंडस्लाइड ऐसे जैसे हम अर्थक्वेक में भी बोलते हैं, लैंडस्लाइड में भी बोलते हैं, अर्थक्वेक लैंडस्लाइड नेवर किल्स पीपल, इट इज़ ओनली आवर बैड प्रैक्टिसेस, बैड कंस्ट्रक्शन एंड बैड हैबिट एंड प्रैक्टिस जिसमें ये लॉसेस होता है। तो जैसे लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक मतलब आपका खुले डेजर्ट में हुआ या दूसरे जगह जिधर कोई हैबिटेंट्स नहीं है, कोई लोग नहीं रहता है, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। करेक्ट। सो आई गेस आपने जो बात कही ये सिर्फ वायनाड के लिए ही नहीं बट उन सारे ही जगहों के लिए एप्लीकेबल है थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ जहाँ पे लोगों को पता है ये हो सकता है, हम लोग प्रोन जोन में हैं एंड येट वो अपना घर वहाँ से खाली नहीं कर रहे हैं। बराबर। अग्रीड। सो इससे आगे बढ़ते हुए आप एक भारत के बहुत ही प्रेस्टिजियस सिविल प्रोजेक्ट के हिस्सेदार रहे हैं जो कि है अटल सेतु, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था। तो आपने थोड़ी देर पहले हमको एक चीज़ बताई थी, दैट इज़ सॉइल लिक्विफैक्शन। ओके, अब ये जो सेतु है वो है ही समुंदर के ऊपर बनाया हुआ। तो मुझे ये बताइए कि इस पर्टिकुलर मेगा प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज क्या था और आपने और आपकी टीम ने उसके लिए सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए थे? Atal Setu is really a challenging and mega project of India because ये जो हमारा भारत का सबसे लंबा सामुद्रिक ब्रिज है, 21.8 किलोमीटर लॉन्ग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और पूरा वर्ल्ड में ये 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सामुद्रिक ब्रिज। तो इसका जो पैकेज 1 है जो मेनली अरेबियन सी क्रीक के ऊपर से है, वो मोस्ट चैलेंजिंग था। और L&T जो इसका कंस्ट्रक्शन किया है उस पार्ट पैकेज 1 का, वो हमें IIT बॉम्बे में अप्रोच किए थे 2018 में, उनका डिज़ाइन वेरिफिकेशन फाउंडेशन का और सिस्मिक डिज़ाइन के लिए। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन में उनका जो चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे आपने बताया वो पानी के ऊपर ही है और उसके नीचे उनका सॉफ्ट सॉइल है, पहले सॉफ्ट क्ले है, लेकिन बहुत नीचे जो हमारा मीडियम और हार्ड रॉक है,
तो फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन का बॉटम जो 36.5 मीटर पाइल लेंथ, उनका एंड वो स्ट्रॉन्ग बेसल्ट हार्ड रॉक में रखा गया है। 36.5। यस। तो उस हिसाब से जो फाउंडेशन का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें हर एक फोर्स लिया गया है, मतलब जो ब्रिज का डेड लोड, फिर लाइव लोड मूविंग व्हीकल्स का, फिर विंड लोड क्योंकि वो कोस्टल रीजन में है, विंड लोड ज़्यादा है, सिज्मिक लोड, अर्थक्वेक लोड इस जोन 3 के हिसाब से कितना आ सकता है तीव्रता, मतलब 6.5 हमारा जोन में बोलते हैं मुंबई का, वो सब लिया गया है। और वेव लोड क्योंकि वो वेव भी उतार आते हैं, तो बिल्कुल। ये सब लोड्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, उसके बाद वो बनाया गया है। तो सारे के सारे मतलब जितना चैलेंजेस थे, इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस अटल सेतु का फाउंडेशन बनाने के लिए, उनका हर एक सेक्शन भी चैलेंजेस है, स्ट्रक्चरली भी चैलेंजिंग है, लेकिन हम फाउंडेशन के पार्ट में इन्वॉल्व थे पैकेज 1 में L&T के साथ, तो उसमें हम ये सारे के सारे चीज़ ध्यान दिया गया है और इंक्लूड किया गया है। इससे आगे बढ़ते हुए आप महाराष्ट्र की SDA में या फिर हाई राइज स्ट्रक्चर कमेटी, ऐसे कई सारे प्रेस्टिजियस कमेटीज़ के मेंबर भी हैं। आपने अपनी तरफ से ऐसा क्या स्पेशल करने की कोशिश की है जिससे इस देश में आगे भी सिविल इंजीनियर्स और आते रहें और उनको इस विषय में रुचि रहे? आप अच्छे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में हम जब देखते हैं 10+2 मतलब 12th के बाद, जब किसी बच्चे को आप पूछेंगे कौन सा ब्रांच करना है जो JEE दे के IIT में आना चाहते हैं, ज़्यादातर ही बोलते हैं कंप्यूटर साइंस करना है। लेकिन देखिए, हमारा जो बेसिक ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग हम बोलते हैं, 3 ब्रांचेस मेनली, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बेसिक ब्रांच कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बिना सिविल इंजीनियरिंग हम कैसे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का ना हो, वो देश का प्रगति कैसे रहेगा? आई एग्री। तो उस हिसाब से हम जब भी, जैसे हम जोसा का मेंबर भी थे, फाउंडिंग मेंबर, हम कभी भी JEE के बाद जब मुझे बुलाया जाता है वेरियस लेक्चर्स के लिए, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, तुम सोचो पीआर प्रेशर में मत पड़ो, मतलब पेरेंट्स को बोलना नहीं चाहिए तुम्हें कंप्यूटर साइंस ही करना है, या तुम्हारा फ्रेंड्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस इसलिए तुमको करना है। तुमको सब्जेक्ट फिज़िक्स अच्छा लगा, मैथमेटिक्स अच्छा लगा, तो तुम कोशिश कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। आप जैसे बताया, मैं सारी कमिटी में हूँ, मैं मेरा जर्नी आपको अभी बताया, तो आप देख सकते हैं मतलब कितना मुझे सुकून मिलता है इस जर्नी में। मतलब जैसे प्रोबेबली आई एम इन माय ड्रीम जॉब, व्हाट आई कैन से, बिकॉज प्रोबेबली करियर में एंड में आप क्या ढूंढोगे? ऑफ कोर्स ओनली योर सैलरी इज़ नॉट द मेन कंपोनेंट, बट योर जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको कितना सुकून मिल रहा है वो काम करते हुए। तो आई प्राउडली कैन से विथ blessings of Almighty and everybody, I am in my best profession which I can handle. Not only हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है, बट बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स, हम जो जितने सारे देश का नेशन बिल्डिंग के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट, अटल सेतु एक प्रोजेक्ट नाम आपने लिया, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम ऑयल टर्मिनल है, सारे के सारे प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व थे। तो ये बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, हाँ हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और वो भी इंजीनियरिंग के ज़रिए से। और इसमें पैकेजिंग या सैलरी बिल्कुल ख़राब नहीं है, अच्छे खासे है। तो मैं फ्यूचर जो 11, 12, 10 जो भी कर रहे हैं और बाद में सोच रहे हैं सिर्फ मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है, उनको मैं बताता हूँ अब थोड़ा इसमें भी ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा, मुझे इस बात का डर है 10 साल या 20 साल बाद ऐसा ना हो हमारा देश में बेस्ट ब्रेन्स सिविल इंजीनियर्स नहीं हैं, और हमको बेस्ट सिविल इंजीनियर्स लाने के लिए दूसरे कंट्री से लोग लाना पड़ा, ऐसा ना हो। क्योंकि अभी आप देखिए, हमारा ये गर्व का विषय है देश के लिए, अटल सेतु का फाउंडेशन के लिए देश में ही हमारा सब नॉलेज जो है सब यूज़ किया गया है। हम दूसरे देश से कोई नॉलेज
हायर करके नहीं लाए हैं, तो वो हिसाब से वो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। I agree. हमारा देश में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को सिविल इंजीनियरिंग में भी आना चाहिए। मतलब जो कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं ठीक है करे, लेकिन सब कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं ऐसे तो नहीं होता है ना। मतलब कुछ तो सिविल इंजीनियरिंग करे, कुछ मैकेनिकल भी करे, कुछ इलेक्ट्रिकल भी करे, कुछ दूसरे सारे ब्रांच भी करे, जो उसे अच्छा लगे। मतलब ऐसा नहीं है कोई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जब हमें आके बोलता है, वो मेनली वो लोग कभी नहीं बोलते, उनका पेरेंट्स बोलते हैं मेरा लड़का को, मेरा लड़की को तो कंप्यूटर साइंस ही अच्छा लगता है। आपको कैसे मालूम है? क्योंकि 11-12 में तो कंप्यूटर साइंस का तो कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। Exactly. तो जो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसमें आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो इसलिए सिंसियरिटी ज़रूरत है। आई एग्री। इसी तर्ज पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी काफ़ी देखते हैं। मतलब जैसे आप 2015 की IIT JEE के वाइस चेयर थे। आपने थोड़ी देर पहले जोस का अवार्ड, आई एम सॉरी, आपने थोड़ी देर पहले जोसा का नाम लिया। आप PMRF के भी टीम मेंबर हैं। सो ये सब जब आप कर रहे होते हैं तो उस दरमियान आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था, ये भी बताइए। एंड एट द सेम टाइम मतलब क्या चैलेंजेस एंड क्या सॉल्यूशंस इनोवेटिव आप कर पाए थे, वो भी बताइए। हाँ, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड अगेन, क्योंकि IIT बॉम्बे में काम करते हुए मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला, मौका मिला ये वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में परफॉर्म करने के लिए। हम जैसे जोकिंगली बोलते हैं, हम KG to PhD हैंडल किए हैं, क्योंकि IIT बॉम्बे में हमारा 2 स्कूल है। एक कैंपस स्कूल करके है, KG किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। मैं उस स्कूल का भी 6 साल एसोसिएट चेयरमैन रह चुका हूँ। ये IIT बॉम्बे में है? IIT बॉम्बे के Wow. अंदर है। एक केंद्रीय विद्यालय है और एक कैंपस स्कूल है। Okay. तो एडमिनिस्ट्रेटिकली जैसे आपने बताया कैसे बेस्ट टीचर रिक्रूट किया जाता है, स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे पॉलिसी चेंज करके बेस्ट स्टूडेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को हम बेटर एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, वो सब हैंडल किया है जितना हो सके। उसके बाद अब जैसे बताया IIT JEE एडवांस जो होता है एग्ज़ाम, 2015 में मुझे मौका मिला पूरा देश का ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयर होने का, क्योंकि उस साल IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज़ किए थे। बाय रोटेशन डिफरेंट IITs ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। और उसी साल एक जो जोसा है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग जो बोलते हैं अभी, उसमें IIT, NIT, IIIT, हर एक CFTI सबका एडमिशन एक साथ होता है। तो उसका पहले शुरुआत हुआ था हमारे ईयर में 2015 में। मैं उसका भी फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रह चुका हूँ। तो हम देखे थे मतलब कैसे आप विथ ऐसे जैसे बोला, हर एक जगह मैं यही बोलना चाहता हूँ, सिंसियरिटी। हाँ, प्रेशर बहुत रहता है, क्योंकि आप नेशन का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जा रहे हैं। आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स है, आप सब एंगल से आपको देखना चाहिए। तो नॉट ओनली IIT JEE एडवांस, मुझे बाद में और भी मौका मिला जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है गेट एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो गेट एग्ज़ाम 2021 में मैं पूरा देश का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन रह चुका हूँ। Wow. तो उस साल IIT बॉम्बे हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए थे, बाकी दूसरे IIT के साथ एक साथ मिल के। तो उसमें जब नेशनल ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का जिम्मेदारी मुझे दिया गया था, मैं सोच रहा था क्या नया कर सकते हैं। तो बहुत सारे नया चीज़ हमने किया है गेट में। जैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अभी गेट में 2021 के उस ईयर से अभी भी चल रहा है, स्टूडेंट्स कैन गिव 2 पेपर्स। क्योंकि देखिए NEP में भी बोला गया है हायर स्टडीज़ में उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, जिसको मतलब शुरुआत में क्या होता है, IIT JEE के बाद आपका रैंक के हिसाब से आपका ज़्यादातर ब्रांच सिलेक्ट होता है, Correct. आपका पसंद के हिसाब से नहीं। तो बाद में ये ना हो, पूरा लाइफ वो कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए वो स्टूडेंट को जो उनको पसंद नहीं है। जैसे मैंने बताया, जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उस हिसाब से गेट में आपको और एक बार मौका दिया जाता है आपका एरिया चेंज करने के लिए। पहले
2020 तक क्या रूल था, आप आपका पेपर में आपका सब्जेक्ट में या दूसरा कोई सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन 21 से हम शुरू किए हैं, आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, आपका जो पेरेंट जिसमें आप इंजीनियरिंग या साइंस किए हैं उसमें, और दूसरा सब्जेक्ट आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप बाद में हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। देखिए विदेश में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शन दिया जाता है, तो मैं सोचा वो क्यों ना हम इधर शुरू करें। बिल्कुल। तो 2021 में हम वो चालू किए हैं हमारा टीम के साथ। एज एन ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आई स्टार्टेड दैट 2 पेपर का ऑप्शन एक साथ। दूसरा जो चीज़ हमने शुरू किया है 2021 में, ह्यूमैनिटीज़ हमने इंक्लूड किया है गेट के अंदर, क्योंकि पहले लोग बोलते थे ह्यूमैनिटीज़ वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम क्यों देंगे। लेकिन मेरा जो मानना है अभी हायर स्टडीज़ में ऐसे बॉर्डर कुछ नहीं होता है, सब वोलाटाइल बॉर्डर होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक्स को आपको कैसे आप ह्यूमैनिटीज़ बोलेंगे, उसमें बहुत सारे साइंस है, राइट। तो हम वो भी इंक्लूड किए हैं 2021 से। फिर एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें भी कोई पेपर नहीं था, वो भी हमने 2021 में शुरुआत किए हैं। और 3rd ईयर से लेके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो भी चाहते हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ये सारे के सारे नया चीज़ हम 21 में किया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जैसे पूछ रहे थे, तो ये सब हम ऑलवेज सोचते हैं हमारा नया कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है जो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते। नहीं तो क्या होता है, जो सेटअप सिस्टम है वही कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मुझे लगता है एक रोबोट ही काफ़ी है, उसमें ह्यूमन ब्रेन का तो उतना ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो मोनोटोनस जॉब हो जाता है। मुझे ऑलवेज, जैसे मैं शुरुआत में बोला, चैलेंजिंग जॉब्स अच्छा लगता है। तो मुझे ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चैलेंजिंग जॉब्स अच्छा लगा। इवन जेई आईआईटी का जो एग्ज़ाम 2015 का एडवांस है, आप देख सकते हैं, जो ओटीटी में एक सीरीज़ है कोटा फैक्ट्री करके आया था, वो अभी भी है। अब उसमें उसका जिक्र किया गया है 2015 का जेई एडवांस। क्यों? उसमें हम बहुत सारे चेंजेस लाए थे, उसका भागीदार भी हम मतलब जितना टीम मेंबर्स थे सब ले सकते हैं, क्योंकि हम एक नया टाइप का क्वेश्चन जो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप, जो हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, अब तुक्का लगा के कोई भी एक आंसर दे सकता है, लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट में आपका एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर या चारों आंसर्स ठीक हो सकता है। आपको सब्जेक्ट में अच्छे से ज्ञान होगा तो ही आप वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वो 2015 में वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो बाकी 2014 तक जो पैटर्न था हम लोग पूरा चेंज कर दिया 2015 में, इसलिए वो ओटीटी में दिखाया गया है। 2015 वाज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट शॉकिंग टू द कोचिंग इंडस्ट्री और द मास ऑफ द स्टूडेंट, बट इसलिए अच्छे स्टूडेंट जो है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग मार्क्स का कंपैरिजन किया पिछले ईयर का और 2015 में, हम देखा मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स और परसेंटाइल सब ठीक ही रहा। मतलब जो अच्छा है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन आप उसमें से आसानी से जो सब्जेक्ट नहीं है, रट्टा मार के आए हैं या दूसरे हिसाब से आए हैं, मतलब जो ट्रेनिंग कहीं कहीं जगह दिया जाता है, बाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, लेकिन वो ठीक तरीका नहीं है। उसमें आपका सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो वो सब अटक जाते हैं। तो इसलिए हम चेंज उस साल में किए थे। और मैं गेट 21 में भी ये इंट्रोड्यूस किया, गेट में भी MSQ क्वेश्चन। तो ये सब न्यू थिंकिंग प्रोसेस, न्यू आइडियाज़ हम सोचते रहते हैं, हम चैलेंजेस लेके क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली विद गॉड ब्लेसिंग्स, एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स अगेन, ये 2 साल का आप कोई कोर्ट केस नहीं देखेंगे। मतलब क्वेश्चन लीक, पेपर लीक, या सेंटर में कोई प्रॉब्लम, या कोई जाके कोर्ट केस कर दिया, या एडमिशन के प्रोसेस कुछ हुआ, आप कुछ नहीं देखेंगे ये 2 साल में। सो दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फेक्शन, दैट people support you when you are on the right track, you are doing correct thing. Then, and
और एक बात है, जैसे सोशल मीडिया का हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ये ख़राब है, ये ठीक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का अच्छे यूजेज कैसे हो सकता है। मैं ये गेट 21 के ज़रिए से शुरू किए थे। हम ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सभी जगह हम खुद बैठ के उसका हर डे अपडेट, जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते थे उसमें उनका आंसर देते थे। मेरा कलीग्स और मैं खुद बैठ के रात को जितना लेट हो उनका आंसर दे के डे का डे हम सॉल्व करके रख देते थे। तो इसलिए क्या होता था, बहुत सारे आपका जो आरटीआई है, क्वेश्चंस है, कोर्ट केसेस है, बहुत सारे शुरू में ही निपट जाते हैं क्योंकि उनको आंसर चाहिए। करेक्ट। हम क्या होता है ज़्यादातर जगह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते, इसलिए सब ये प्रॉब्लम बाद में आता है। तो आप शुरू में ही ट्रांसपेरेंट रहिए, सबको सब कुछ जितना सारे हो सके बता के कीजिए, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में भी। अभी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप आप जैसे बताया, पीएमआरएफ में मैं सिविल इंजीनियरिंग अर्थ साइंस ये बोर्ड का जो बोर्ड 1 है उनका नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो पीएचडी एडमिशन के लिए आज ही हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट किए हैं। उधर पीएमआरएफ वर्जन 2 आ रहा है, ये खुशी का बात है। जो पीएचडी स्टूडेंट हमारा देश में अच्छे काम करना चाहते हैं उनको तसल्ली देने के लिए और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप, वेरी हाई स्कॉलरशिप एंड वेरियस प्रेस्टिजियस ऑप्शन दिया जाएगा। तो एज अ नेशनल कमिटी मेंबर, एनसीसी मेंबर ऑफ वो पीएमआरएफ वर्जन 2 कमिटी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मानना है इस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो जितना भी हो सके हम फ्यूचर में भी करने का कोशिश करेंगे। सो ऑन दैट नोट, सबसे पहले तो मैं आपके सारे एफर्ट्स के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और एट द सेम टाइम सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज समवन लाइक यू जिनकी ज़रूरत होती है सिस्टम को कुछ इनोवेशंस लाने के लिए। आपने जो चैलेंजेस की बात की एंड एट द सेम टाइम आपने कोटा फैक्ट्री की बात की, मुझे इन दोनों को अगर एक साथ करके आपको एक सवाल पूछना है तो वो ये है कि वन ऑफ द चैलेंजेस जो हम देखते हैं कि कोटा में देश के कई ब्रेनी स्टूडेंट्स एक साथ आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा माना जाता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे ये भी बहुत देखा जा रहा है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बहुत हाई हो रहा है। तो आप जब इन सारी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं, तो आपने इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या एफर्ट्स लिए थे और क्या लिए जा सकते हैं? हाँ, ये तो हमारा देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, और इसमें मुझे लगता है ज़्यादातर कारण मैं जैसे बताया पीयर प्रेशर है। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, उसके साथ मैं एक फादर भी हूँ, मेरा भी किड्स है, वो लोग भी जेई ट्राई किए हैं, लेकिन मैं शुरू से ही उनको भी बताया, मेरा जितना स्टूडेंट से भी मुलाकात होता है मैं उनको बताता हूँ आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। बिल्कुल। जैसे आप देखिए, आप मुझे देखिए, मेरा बेसिक डिग्री आईआईटी से नहीं है, मैं तो सिंपल हम्बल फैमिली से आके जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है। तो अभी मैं जो सेटिस्फेक्शन का बात कर रहा हूँ, जो नेशनल का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, तो उसमें कोई कमी है क्या? तो सबको आईआईटी में ही करना है, ऐसा क्यों है? और आईआईटी नहीं हुआ तो मेरा जीवन ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों सोचना है? मतलब जेई इज़ नॉट द लास्ट थिंग, बिल्कुल, वो सोचना चाहिए पहले। और उसके लिए क्या ज़रूरत है, जो पीयर प्रेशर हम बोलते हैं या पेरेंटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर, ये सब जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ नहीं हुआ दूसरा कुछ अच्छा होगा, दूसरा कुछ नहीं हुआ तीसरा कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ लोग कर पाएंगे। क्या है उसमें? बहुत कुछ करना है देश में, बहुत कुछ एंगल से कर सकते हैं। सबको इंजीनियर बनना है क्यों? तो आर्ट्स कैसे आगे बढ़ेगा? तो साइंस कैसे आगे बढ़ेगा? या कॉमर्स कैसे आगे बढ़ेगा? सबको इंजीनियर होना है तो ये सब सोचना चाहिए। शुरू में आप ऐसे इन्वायरमेंट में, मतलब आपका स्टूडेंट, आपका फैमिली मेम्बर्स, आपका किड्स, सबको ऐसे मतलब एडवाइस देंगे तो शायद ज़रूर ये सब बिल्कुल कम हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी नहीं मिला तो सुइसाइड क्यों?
वो एंड नहीं है। जीवन में बहुत कुछ करना है। और आईआईटी का कंट्रीब्यूशन, यस, आई एम बीइंग एन आईआईटी प्रोफेसर, आई एम टेलिंग हाउ मच परसेंटेज यू सी, एंड आवर नेशन सच अ बिग कंट्री, भारत में इतना कुछ काम है, वो आईआईटी का उतना स्मॉल परसेंटेज कर नहीं सकते उतना काम। उसके लिए दूसरा कॉलेज से भी लोगों को चाहिए। बिल्कुल। तो आपका सिंसियरिटी है तो आप दूसरा कॉलेज से आके भी वो कर सकते हैं। हैं, आईआईटी मेक्स लीडर्स, ज़रूर। आईआईटी गिव्स एडिशनल ट्रेनिंग। हम अभी एज अ टीचर हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा कॉलेज से आईआईटी का फ़र्क क्या है, हम नॉट ओनली इंजीनियर्स बनाते हैं, हम ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं, ओवरऑल लीडर्स बनाते हैं। जो भी फील्ड में जाए, मतलब सिर्फ उनका टेक्निकल फील्ड में ही नहीं, जो भी फील्ड में जाए, वो फाइनेंस में जाए, वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जाए, वो मैनेजरियल वर्क में जाए, हम लीडर्स बनाते हैं, राइट। वो टीम वर्क बनाते हैं आईआईटी में। तो वो जो भी एरिया में जाए, उस एरिया में बहुत सारे काम हैं। आईआईटी लोग उतना फ्यू परसेंटेज, वो 1% भी नहीं है। आईआईटी का जो जितना ग्रेजुएट्स होता है हर साल, वो 1% भी नहीं है। हमारा देश का जितना ज़रूरत है इंजीनियर्स, जितना ज़रूरत है साइंटिस्ट का, जितना ज़रूरत है आर्टिस्ट का, जितना ज़रूरत है और डिफरेंट डोमेन का, तो उसके लिए तो बाकी सब ब्रांचेस है। तो क्यों नहीं वो सब ब्रांच? क्यों आपको कोटा फैक्ट्री और कोटा से लेकर सिर्फ आईआईटी ही आना है, वो और नहीं हुआ तो सुसाइड करना है? वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए सबको पहले। अग्रीड। सो ऑन द क्लोजिंग नोट सर, आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको, या उसमें से भी जो एस्पायरिंग आईआईटीएंस हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं एस्पायरिंग, उन सबको आप क्लोजिंग नोट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्या जैसे मैं अभी बताया, आईआईटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द पाथ। पुट योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, वॉट एवर कम्स एट द एंड ऑफ दैट, एक्सेप्ट इट, एंड देन फर्दर उसके बाद उसके ऊपर काम करो, तो जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज चेंज योर डायरेक्शंस एंड पाथ्स एंड कैन रीच टू द टॉप वॉट एवर एरिया यू चूज, इफ़ यू आर सिंसियर एंड इफ़ यू पुट योर हार्ड वर्क। तो उसके लिए आईआईटीएन सिर्फ होना ही एक ही माध्यम है या ऑप्शन है, वो नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस है। और सिविल इंजीनियर्स, मैं वही बताऊंगा, जो अच्छे स्टूडेंट भी सिविल में आए, सिविल में ज़रूरत है, अच्छे स्टूडेंट भी आना चाहिए। ये आपको बहुत सारे सेटिस्फेक्शन देगा। इतना अच्छे प्रोजेक्ट करके आप मैं जब अटल सेतु से जाता हूँ, मेरा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, मेरा किड्स, मेरा डॉटर, सन, फैमिली मेम्बर्स सब बोलते हैं, पापा यू आर इन्वॉल्व इन दिस, दैट गिव्स यू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन। कोई मुझे फ़ोन करके, मेरी कॉलीग दूसरा शहर से जो मुंबई आते हैं, बोलते हैं आज अटल सेतु से गया हूँ तो आपको याद कर रहे थे। कितना मतलब संतुष्टि, हम जो बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, वो मिलता है। तो शायद वही हमारा करियर का मतलब फ्यूचर देखना चाहिए, कैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपका जॉब में, सिर्फ सैलरी नहीं। तो आप सिर्फ आईआईटी के पीछे मत भागिए, सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे मत भागिए। आप ओवरऑल बैलेंस लाइफ लेके जितना अच्छा हो सके बिल्कुल हार्ड वर्क करते जाइए और सिंसियरली करते जाइए, और किसी का प्रॉब्लम मत करिए, खुद का अच्छा कीजिए, सबका अच्छा होगा। सबके लिए करिए, देश के लिए करिए। आपकी बात से मुझे हमारे देश के जो सबसे बिलवेड प्रेसिडेंट थे उनकी याद आती है, डॉक्टर कलाम सर। और उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनको पायलट बनना था इंडियन एयरफोर्स में, फॉर सम रीज़न वो नहीं बन पाए, और जब आगे जाके वो देश के सुप्रीम कमांडर बने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उन्होंने अपना ड्रीम तब पूरा किया। दैट वॉज एट अ एज जब शायद कोई और सोच भी नहीं सकता था। सो आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू कि आज नहीं तो कल आप अगर परसिवरेंस रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम टू यू, वॉट एवर इज़ योर एम। On that last note, sir, how was this experience? How was the session for you? Please let us know. Thank you so much. I really appreciate, and it was really a wonderful experience, I must say. बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे ओपनली बात करके आपके साथ। Thanks for inviting me. Thank you very much, so much. sir. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaskar.